Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education, बेतिया. My dear student, आज की जो मैं ये कक्षा ले रहा हूँ ये DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिनका पेपर हो जाता है S4 स्वयं की समझ, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं इकाई 2, जिसका नाम हो जाता है अपनी अस्मिता के प्रति सजगता, जिसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था चिंतन और चिंतन की विशेषता के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चिंतन यानी सोच, मानसिक प्रक्रिया, यानी कि उसके अंतर्गत हमने क्या बताया था, जब व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, जब व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या करने लगता है, सोचने विचारने लगता है। तो यही सोच विचार उसका क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था चिंतन के विशेषता के, तो चिंतन के विशेषता के अंतर्गत हम लोगों ने बताया था, मैं आपको बताया था कि यह एक विशिष्ट गुण होता है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। उसके बाद बताया था यह भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या है, व्यवहार है, यह समस्या समाधान है और इसके द्वारा अनेक विकल्प व्यक्ति के सामने उत्पन्न होते हैं। और लास्ट में बताया था समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया के बारे में। ये थे आपके चिंतन का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चिंतन के प्रकार के बारे में। तो हम लोग जानते हैं चिंतन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला कहता है प्रत्यक्षात्मक श्रेय चिंतन, दूसरा कहता है प्रत्ययात्मक चिंतन, तीसरा आपका कहता है कल्पनात्मक चिंतन, चौथा आपका कहता है तार्किक चिंतन। तो ये जो 4 होते हैं यह मुख्य रूप से चिंतन के प्रकार हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन के बारे में। कहते हैं इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव यानी पहले के अनुभव पर आधारित वर्तमान की वस्तु से होती है, यानी जो पहले जो आपको अनुभव हुआ उसके वर्तमान की वस्तु से होता है। अर्थात कहता है कि माता पिता के बाजार से लौटने पर यदि बालक को उनसे काफ़ी दिनों तक टॉफ़ी मिल जाती है तो वे भी बाज़ार से लौटते हैं, तभी टॉफ़ी का विचार उनके मस्तिष्क में आ जाता है। यानी कि देखिए, अगर कोई माता पिता पहले अपने बच्चों के लिए बाज़ार जाता है, टॉफ़ी लेकर आता है, तो फिर यही उम्मीद क्या करता है दूसरा, जब वो माता पिता बनता है तो उस स्थिति में वो क्या करता है, सोचता है कि नहीं लेकर हमको भी जाना चाहिए। वह दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। यहाँ निम्न स्तर का चिंतन है। यह जो होता है क्या होता है, निम्न स्तर का हो गया। यह विशेष रूप से पशु और बालकों में पाया जाता है। इसमें भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यानी कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि ये जो आपका इसका संबंध हमारा किसे, पूर्व अनुभव पर आधारित वर्तमान वस्तु से है। दूसरा कहता है प्रत्ययात्मक चिंतन। माय डियर स्टूडेंट, इसमें कहता है कि इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है। पूर्व निर्मित, जिसकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है, या भविष्य से किसी निश्चय पर पहुंचा जा सकता है। जाता है। आगे कहता है कुत्ते को देखकर बालक अपने मन में प्रत्यय का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। अतः जब वह भविष्य में कुत्ते को फिर देखता है तब वह उसकी ओर क्या करता है, संकेत कर कर उसे कहता है कुत्ता। यानी कि देखिए, ये जो आपका कह रहा है कौन सा चिंतन, ये जो आपका चिंतन कह रहा है प्रत्यात्मक चिंतन जो हो गया, यह जो चिंतन है मुख्य रूप से किस पर है, यह जो मुख्य रूप से है इसका संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से है। यानी पहले के जो आपका ही है, यानी बच्चे किसी चीज़ को देखता है तो अपने मन में क्या होता है, प्रत्यय का निर्माण कर देता है, और फिर जब भविष्य में उस चीज़ को देखता है तो क्या करता है, उसका नाम लेकर बताता है। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग क्या किया जाता है। तीसरा आपका आता है कल्पनात्मक चिंतन। इसके अंतर्गत कहते हैं कि इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है। यानी पहले के जो अनुभव है और आने वाले भविष्य पर आधारित होता है।
यानी कहता है कि जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करते हैं कि वे वहाँ से लौटते समय उनके लिए क्या लाएंगे, टॉफ़ी लाएंगे। अतः इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि कल्पना चिंतक ये क्या हो गया, यानी कि पहले और भविष्य के साथ इसका संबंध है। लास्ट आपका आता है तार्किक चिंतन। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है। तार्किक चिंतन जो सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है, इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। इसके अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत जॉन डीवी कहते हैं कि इसको विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी गई, यानी विचार करने की। यानी कि तार्किक करना, विचार विमर्श करना एक होता है। यानी कि यह जो होता है चिंतन का सबसे उच्च प्रकार होता है। तो ये जो थे माय डियर स्टूडेंट, चिंतन के 4 प्रकार थे। आगे कहता है कि चिंतन की क्रिया में अनेक क्रियाएं शामिल रहती है। इसमें सबों की क्या होती है, अपनी प्रमुख भूमिका रहती है। प्रत्यय एवं मूल की, इसमें विचार का संकेत रहता है। जैसे विचार पर क्या लिखा रहता है, जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं तो देखते हैं ना, वहाँ पर लिखा रहता है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, या हमको इधर जाना है उधर जाना है, जो भी आपका संकेत दिया रहता है। आगे कहता है चिंतन एक गत्यात्मक क्रिया है। इसमें प्रत्यात्मकता तथा कल्पनात्मकता ज्ञान क्या होता है, निहित होता है। इसमें प्रतीकों का प्रयोग भी इसमें क्या किया जाता है। तो ये जो थे आपके चिंतन के मुख्य रूप से क्या थे, प्रकार थे। अब हम लोग देखेंगे चिंतन के सोपान, यानी स्टेप्स ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ पर कहता है कि चिंतन के मुख्यतः 4 सोपान होते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला कहता है समस्या का आकलन, दूसरा कहता है संबंधित तथ्यों का संकलन, तीसरा कहता है निष्कर्ष पर पहुँचना, और चौथा कहता है निष्कर्ष का परीक्षण। तो ये जो 4 सोपान है, जो यानी कि जो 4 स्टेप है, ये चिंतन के क्या है, सोपान है। जिस इसमें कहते हैं समस्या का आकलन, यानी समस्या के आकलन में क्या कहता है कि चिंतन समस्या से उत्पन्न होने से संपन्न होता है। यानी कि चिंतन जो गया, जब समस्या उत्पन्न होती है तो उसी से वो संपन्न होता है। यह मूर्त और अमूर्त दोनों में होती है, अब जिस अवस्था में आप लेते हैं। आगे कहते हैं कि जिज्ञासा के माध्यम से चिंतन का आरंभ होती है, मूर्त से अमूर्त की ओर इस पद में बढ़ाया दिया जाता है। यानी कि समस्या आकलन, यानी कि यहाँ पर एक बात में होता है चिंतन, जब हमारे सामने समस्या उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है चिंतन उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा कहता है संबंधित तथ्यों का संकलन। इसके अंतर्गत कहता है कि समस्या को समझने के बाद, यानी कि जब हमारे सामने किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या को क्या करते हैं, समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तथ्यों को एकत्रित करते हैं जो समस्या के कारण खोजने में सहायक होते हैं। और यही सहायक क्या कराता है, संबंधित तथ्यों का संकलन। उसके बाद जब हम लोग उस चीज़ को खोज लेते हैं, किसको, तथ्य को, उसको जमा कर देते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कि तथ्यों का संकलन कर उसका विश्लेषण करना, वही उसको विश्लेषण करना, यानी कि वो उसका निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और निष्कर्ष पर जब हम लोग पहुंच जाते थे, उस समय उस निष्कर्ष का क्या करते हैं, परीक्षण कर लेते हैं। जिसके अंतर्गत कहता है कि चिंतन में प्राप्त परिणामों का परीक्षण, उसकी जांच की जाती है। इससे चिंतन की वैधता तथा विश्वसनीयता की परीक्षा होती है। यानी कि ये जो थे, ये मुख्य रूप से 4 चिंतन के सोपान थे। समस्या आकलन में कहता है कि जब तक हमारे सामने समस्या उत्पन्न होगी नहीं तब तक हम सोचेंगे नहीं, और जब समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो उस समस्या को हम लोग क्या करते हैं, तथ्य, यानी कि उसको अब किस कारण से हुआ उस चीज़ को हम लोग एकत्रित करते हैं। जब एकत्रित हो जाता है कि हाँ इस कारण से, तब हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जब निष्कर्ष हो जाता है तो लास्ट में हम लोग उसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। अब आगे कहता है माय डियर स्टूडेंट, चिंतन के विकास के उपाय, ये चौथा पॉइंट आता है। तो चिंतन के विकास के उपाय में यहाँ पर कहता है क्रो व क्रो के शब्द में स्पष्ट चिंतन की योग्यता जीवन के लिए आवश्यक है। कैसे आवश्यक है, जो लोग उद्योग, कृषि या किसी मानसिक कार्य में दूसरों से क्या होते हैं, आगे होते हैं, वे अपनी प्रभावशाली चिंतन की योग्यता में साधारण व्यक्तियों में क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो ये थे चिंतन के सोपान। अब इसके अंतर्गत अगर हम लोग विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर कहता है कि जो हम पढ़े हैं, यानी क्रो एंड क्रो वाले जो हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इसके निष्कर्ष यह निकलता है कि चिंतन का महत्व, यानी कि इस कथन से चिंतन का महत्व स्पष्ट हो जाता था। यह आवश्यक है कि शिक्षक बालकों की चिंतन शक्ति का विकास करे, वह ऐसा उपायों की सहायता से कर सकता है। तो देखिए कैसे कैसे हम चिंतन के विकास में उपाय कर सकते हैं, यानी चिंतन के विकास के उपाय क्या हैं। तो पहला आपका देता है
भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की क्या है, आधारशिला है। अतः शिक्षक को बालकों के भाषा ज्ञान में क्या करानी चाहिए, वृद्धि करानी चाहिए, पहला हो जाता है। दूसरा कहता है चिंतन ज्ञान का क्या है, मुख्य स्तंभ है। अतः शिक्षक को बालकों के ज्ञान का क्या कराना चाहिए, विकास कराना चाहिए। तीसरा कहता है तर्क, वाद विवाद और समस्या समाधान चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का क्या होता है, अवसर देता है। यानी कि जितना हम तर्क करेंगे, जितना वाद विवाद करेंगे, वो उतना ही हमें सोचने के लिए अवसर देता है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे किसी चीज़ को बोलते नहीं है। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, अतः शिक्षक को बालकों को इन बातों के लिए क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। पांचवा अगर उपाय की बात करते हैं तो कहता है कि उत्तरदायित्व चिंतन को क्या करती है, प्रोत्साहित करता है। अतः शिक्षक को बालकों को उत्तरदायित्व के कार्य क्या करने चाहिए, सौंपने चाहिए। पांचवा अगर उपाय कहता है कि रुचि और जिज्ञासा का चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान है। अतः शिक्षक को बालकों की इन प्रवृत्तियों को क्या करनी चाहिए, जागृत करनी चाहिए या जागृत रखना चाहिए। छठा कहता है कि प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण चिंतन को क्या बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। यानी जितना हम प्रयोग करेंगे, जितना उसके बारे में हम लोग निरीक्षण करेंगे, जितना अनुभव प्राप्त करेंगे, वो हमारा क्या होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है। अतः शिक्षक को बालकों के लिए इससे संबंधित वस्तुएं क्या होती है, जुटानी पड़ चाहिए। सातवां उपाय की बात करते हैं तो शिक्षक को अपने अध्यापन के समय बालकों से विचारात्मक प्रश्न पूछकर, यानी विचारात्मक यानी जो सोच समझ कर उसका उत्तर दें, पूछकर उसकी चिंतन की योग्यता में क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। छठा कहता है कि शिक्षक को बालकों को विचार करने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। नौवां कहता है कि शिक्षक को प्रश्न पत्र ऐसे प्रश्न पत्र देना चाहिए जिसका बालक भली भांति विचारने के बाद ही उसका क्या दे सके, उत्तर दे सके। यानी कि जितना सोचेगा उसका मानसिक वृद्धि उतना ही होगी। नेक्स्ट आपका कहता है शिक्षक को बालकों में निष्क्रिय रटने की आदत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का रटना चिंतन का क्या है, घोर शत्रु है। और लास्ट में आपका 11 कहता है, 11 नंबर कहता है कि शिक्षक को बालकों के समस्या को समझने और उसका समाधान खोजने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। यह उपाय बालकों में चिंतन और अधिगम दोनों की प्रक्रियाओं के विकास में क्या होता है, योग देता है। इसके अनुसार यानी कि इसी के अंतर्गत मार्शल कहते हैं कि समस्या का ज्ञान और उसके समाधान की खोज यह चिंतन की प्रक्रिया और यही सीखने की क्या है, प्रक्रिया है। तो ये जो थे 10, ये मुख्य रूप से क्या थे, चिंतन के उपाय थे। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि अब तक हम लोगों ने देख लिया चिंतन का अर्थ, चिंतन की विशेषता। आज की कक्षा में मैंने आपको चिंतन के प्रकार के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत हमने उसके 4 प्रकार को आपको बताया। 4 प्रकार के अंतर्गत पहला हमने बताया प्रक्षेपात्मक चिंतन, दूसरा हमने बताया प्रत्यात्मक चिंतन, तीसरा हमने बताया कल्पनात्मक चिंतन और चौथा हमने बताया तार्किक चिंतन। ये चिंतन के प्रकार थे। अब इसके सोपान की अगर बात करते हैं, स्टेप की बात करते हैं, तो ये भी 4 थे। समस्या का आकलन, संबंधित कार्यों का संकलन, निष्कर्ष पर पहुंचना, निष्कर्ष का परीक्षण। और इसके अगर उपाय, चिंतन के विकास के उपाय की बात करेंगे तो हमने आपको 10 तरह के बताया कि 10 तरीक़ों से आप बच्चों में या किसी व्यक्ति में चिंतन को आप विकसित कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।